बैक ऑन सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, पीटी 365 इकोनॉमिक्स की मैगजीन आ चुकी है। एवरीवन, टोटल 12 महीने की ये कंपाइलेशंस करंट अफेयर कंटेंट की मैगजीन होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सीएससी के लिए। यहाँ से काफ़ी करंट अफेयर के वेटेज रहते हैं इन एग्जामिनेशंस, तो काफ़ी बेहतरीन मैगजीन मानी जाती है यूपीएससी सीएससी के लिए। ओके, आज हम किन किन पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है समृद्धि और विकास। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत भारत में सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात पे बात करेंगे, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक पे बात करेंगे, प्रत्यक्ष लाभ अंतर पे बात करेंगे, स्वयं सहायता समूह पे बात करेंगे, साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजनाओं पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के अंतर्गत राज्य वित्त, राज्यों का पूंजीगत व्यय, सार्वजनिक ऋण, बजटेतर उधारियां, चालू खाता घाटा, ओके, और दिनांकित प्रतिभूतियां, वस्तु एवं सेवा कर, कर आधार का विस्तार, साथ ही साथ आधिकारिक सांख्यिकी। और जो तीसरा टॉपिक रहेगा श्रम रोजगार एवं कौशल विकास के अंतर्गत आवधिक श्रम पर सर्वेक्षण और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में जो श्रम बल में महिलाओं के लिए उपयोगिता, महिलाओं पे फोकस की बात की, उस पर बात करेंगे। लास्ट साथ साथ गिग अर्थव्यवस्था बात करेंगे। एवरीवन, ये टोटल 3 टॉपिक को हम लोग पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग सिर्फ एक ओरिएंटेशन फोकस बात करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का कंटेंट है। ओके, सो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा व्यू बनाकर यहाँ पे चलेंगे ताकि अगर यहाँ से कंटेंट आता है तो हम लोग रिकॉल कर लें, वहाँ से एलिमिनेशंस कर सकें, या चीज़ों को एक थॉट प्रोसेस के तरफ अपने को, ऐसा ना बिल्कुल अननोन क्वेश्चंस आ गया। ओके, चलिए समृद्धि और विकास। समृद्धि और विकास के अंतर्गत बात करना शुरू कर रहे हैं। सो भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अनुपात की बात करते हैं। पहले हम जान लेते हैं जीडीपी होता क्या है। सो एक वर्ष में एक राष्ट्र में उत्पन्न कुल आउटपुट का जो बाजार मूल्य है उसको हम जीडीपी के रूप में जानते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक होता है नॉमिनल, एक होता है वास्तविक। जो नॉमिनल होता है यह चालू कीमतों पर पूरा का पूरा खाका तैयार किया जाता है, पैरामीटर की तुलना की जाती है। दूसरा होता है किसी आधार वर्ष पर, जो कि वास्तविक होता है, किसी आधार वर्ष के कीमत पर बात करते हैं। और जो नॉमिनल जीडीपी होता है ये चालू कीमतों पर जीडीपी की बात करते हैं। ओके, सो वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल जून अवधि के दौरान भारत की जो रियल जीडीपी वृद्धि दर वह 7.8% थी। भारत में जीडीपी गणना की मौजूदा जो विधियां हैं सो रियल और नॉमिनल जीडीपी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्थिर कीमतों और चालू कीमतों के आधार पर प्रत्येक 3 माह में सकल मूल्य वर्धन जीवीए की गणना करता है। रियल जीडीपी की गणना के लिए स्थिर कीमतों, चूँकि आधार वर्ष 2011-12, याद रखना 2011-12 है वास्तविक के लिए, और नॉमिनल जीडीपी की गणना के लिए चालू कीमतों का उपयोग किया जाता है, जो कि हमने यहाँ पर बात कर लिया। ओके, 2014-15 में जीडीपी की गणना के तरीके में बदलाव किए गए। सो 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला का शुरुआत किया। थोड़ा सा आप इसको भी कंटेंट के रूप में याद रखना। जीडीपी की गणना का आधार वर्ष पहले 2004-5 था, जिसे संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया। अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखने और अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को दर्शाने के लिए आधार वर्ष का समय समय पर संशोधन किया जाता है। ओके, तो थोड़ा सा एक व्यू पे हमने बात कर लिया कि अगर यहाँ से चीज़ें आती हैं तो अगर यहाँ से जो कंटेंट है वो कनेक्ट होता है तो हम लोग डील करने में सार्थक होंगे। ठीक है, विकास को मापने के लिए जीडीपी एक अच्छा संकेतक क्यों नहीं है, याद रखना। यहाँ से स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस आ सकता है, यहाँ से वन टाइम क्वेश्चंस इसी भाव से पूछा भी जा चुका है। सो विकास को मापने के लिए जीडीपी एक अच्छा संकेतक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको कि इंक्लूड नहीं किया जाता है और उनका अप्रत्यक्ष रूप से सीधा कनेक्शन होता है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इसकी गणना में आर्थिक अपराध, प्रदूषण, असमानता और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे बाह्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। शांति, पर्यावरण संरक्षण या
पारिवारिक जुड़ाव सहित कई प्रमुख कारकों की गणना जीडीपी के जरिए नहीं की जाती है। सामाजिक नुकसान से होने वाले आय की गणना भी, तो यहाँ पर उदाहरण के लिए किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रेन की मरम्मत जैसी आर्थिक गतिविधियाँ भी जीडीपी में शामिल की जाती हैं। इसमें लोगों के जीवन के सामाजिक पहलुओं या प्राकृतिक पूंजी का लेखा जोखा शामिल नहीं होता है, जैसे कि स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता आदि। ओके, तो आप समझ गए कि अगर हम एक आइडियल रूप में माने तो जो जीडीपी है, जीडीपी जो है वो विकास को मापने के एक अच्छा संकेतक के रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो कि इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, जीडीपी गणना की वर्तमान पद्धति की चुनौतियों की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रकों से संबंधित पुराने डेटा मौजूदगी, असंगठित क्षेत्र का लेखांकन और कुछ उत्पादक गतिविधियों को बाहर रखना जैसे घरेलू कार्य। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ठीक है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सो नीति आयोग ने 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी भारत के एक डिस्कशंस पेपर जारी किया है। बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए इसमें राष्ट्रीय एमपीआई नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का उपयोग किया है। इस डिस्कशंस पेपर यानी चर्चा पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं कुछ इस प्रकार है। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। ओके, सो यहाँ पर भारी गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया है। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी में बाहर आए हैं। तो इसको थोड़ा सा कंटेंट के रूप में आप याद रखना, यहाँ से मामला में भी आपको घुमाकर पूछा जाए कि पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। ओके, गरीबी की गहनता में भी कमी आ रही है। इससे पता चलता है कि वंचित आबादी के बीच अभाव का स्तर कम हो रहा है। गरीबी के सकल अनुपात में गिरावट का स्तर 2005-06 से 2015-16 की तुलना में 2015-16 से 2019-21 के बीच अधिक तीव्र रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों में बहुआयामी गरीबी में तेज़ी से गिरावट दर्ज की गई है। ओके, सो इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करिए। सभी 12 बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि एमपीआई संकेतक सुधार के महत्वपूर्ण संकेतक दर्शा रहे हैं। अभाव का सबसे अधिक स्तर खाना पकाने के ईंधन और आवास संबंधी संकेतकों में है। इसको प्लीज़ इम्पॉर्टेंट के तौर पर आप नोट डाउन कर लो कि अभाव के सबसे अधिक स्तर में अगर बात करें तो खाना पकाने के ईंधन, इसको मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ। पहला है खाना पकाने के ईंधन और दूसरा है आवास संबंधी। ठीक है, यहाँ पर मामला थोड़ा सा खराब है। बाकी जो 12 संकेतक है, 12 संकेतकों में इन दोनों की अगर बात न करें तो बाकी चीज़ों में काफ़ी सकारात्मक सुधार की बातें कही गई हैं और देखा गया है। अभाव का सबसे कम स्तर बाल एवं किशोर मृत्यु दर, बिजली और बैंक खातों के संकेतकों में है। ये भी आप नोट डाउन रखना कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन सेगमेंट में सुधार की बातें देखी गई हैं। तो बाल एवं किशोर मृत्यु दर, इसका मतलब कि जो हेल्थ सेक्टर है काफ़ी एक्टिव हो चुका है। बिजली, ठीक है, और बैंक खाते। ओके, यह संभावना व्यक्त की गई है कि भारत सतत विकास लक्ष्य SDG 1.2 को 2030 से काफ़ी पहले हासिल कर सकता है। SDG 1.2 में बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक करने का उल्लेख है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है। सो NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के लिए से लिए गए आंकड़ों के आधार पर पहली बार जो राष्ट्रीय एमपीआई 2021 में जारी किया गया था। तो ये भी आप पॉइंट के रूप में मेज़र करेंगे। सरकार की जो GIRG पहल के तहत नीति आयोग एमपीआई हेतु नोडल एजेंसी है। ठीक है, जो गिर्ग पहल कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी करती है। भारत की राष्ट्रीय एमपीआई की गणना हेतु भारत की राष्ट्रीय
एमपीआई की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली विधि अल्कीरे फोस्टर पद्धति, जो कि यह दोहरे कटऑफ काउंटिंग पद्धति के आधार पर लोगों की निर्धन या गैर निर्धन के रूप में चिन्हित करती है। ये क्या होता है अल्कीरे फोरर? तो इसको आप याद रखना कि अल्कीरे फोस्टर जो विधि है से गरीबी का प्रसार, संख्या यानी गहनता और तीव्रता यानी गहनता दोनों दिखाई जा सकती है। अल्कीरे फोस्टर विधि गरीबी के विभिन्न संकेतकों में एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उस समय अनुभव की जाने वाली अभावों या ओवरलैपिंग वाले अभावों की संख्या की गणना करता है। यह विधि गरीबी या खुशहाली को मापने के लिए एक लचीली तकनीकी है। तो याद रखना, मैं भी यहाँ से पूरे मुद्दे को कनेक्ट करके अल्कीरे फोस्टर पूछ ले तो अल्कीरे फोस्टर के लिए आप याद रखना कि किन किन पैरामीटर पे यह गणना को करता है। ओके ओके तो थोड़ा सा ये टेक्निकल यहाँ पे कुछ चीज़ों को भी यूज किया गया है। सो देखिए, जो नेशनल ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है, ये बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों की संख्या बाई कुल जनसंख्या, अगर इसको हम निकालने की बात करें तो यहाँ पे फार्मूला दिया है एमपीआई बराबर बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों की संख्या डिवाइड बाई कुल जनसंख्या। ओके, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। ओके, भारत के राष्ट्रीय एमपीआई के संकेतक, राष्ट्रीय एमपीआई मॉडल में वैश्विक एमपीआई मॉडल के 10 मूल संकेतकों का उपयोग किया गया है। हालांकि इनके अलावा इसमें 2 अन्य संकेतक मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता जोड़े गए हैं। तो अब टोटल हो गए 12 संकेतक। में भी आपसे पूछ ले कि जो टोटल 10 संकेतक थे उसमें 2 और संकेतक कौन, तो मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता को जोड़ा गया है। टोटल हो गए 12 संकेतक। ओके, आयामों की बात करें सो स्वास्थ्य में पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु और मातृ स्वास्थ्य, ये 3 आते हैं। ठीक है, घर का एक भी जो सदस्य है कुपोषित हो उसको पोषण के रूप में काउंट किया जाएगा। परिवार में कोई भी 15 से 49 वर्ष यानी 49 वर्ष के बीच की महिला या 15 से 54 वर्ष के बीच का पुरुष बॉडी मास इंडेक्स जो बीएमआई है वह 18.5 किग्रा प्रति मिनट से कम हो, ये भी कुपोषण में माना जाएगा। 0 से 59 यानी 59 माह के बीच का कोई भी बच्चा कुपोषित हो, वो भी पोषण के तौर पर कुपोषित माना जाएगा। बाल किशोर मृत्यु दर में सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में परिवार में 18 साल से कम किसी बच्चे या किशोर की मृत्यु हो गई हो। ओके, शिक्षा पे आते हैं। स्कूली शिक्षा के वर्ष परिवार का 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी न कर पाया हो। स्कूल अटेंडेंस में स्कूल जाने योग्य एक भी बच्चा उस उम्र तक स्कूल नहीं जा पाया हो जब तक उसे कक्षा 8 में होना चाहिए। जीवन स्तर पे आते हैं। जीवन स्तर में आयाम कौन कौन से हैं? कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशंस, पेयजल, विद्युत, आवास, परिसंपत्ति, बैंक खाता। कुकिंग फ्यूल के अंतर्गत परिवार गोबर, कृषिगत फसलों, झाड़ियों, लकड़ी, चारकोल या कोयले से भोजन पकाता हो। सैनिटेशंस परिवार के साथ साधारण या कोई भी सैनिटेशन सुविधा नहीं हो या उसके पास बेहतर सुविधा हो तो है लेकिन वह अन्य परिवारों के साथ साझा करता है। पेयजल की बात करें तो परिवार के पास पेयजल की बेहतर सुविधा नहीं, पेयजल की अच्छी व्यवस्था घर में कम से कम 30 मिनट की दूरी पर हो। विद्युत की बात करें तो घर में बिजली की सुविधा नहीं हो। आवास परिवार के पास उपयुक्त आवास नहीं हो अर्थात फर्श प्राकृतिक सामग्रियों में बनाई गई और या छत या दीवारों की मिट्टी या लकड़ी की हो। परिसंपत्ति परिवार के पास निम्नलिखित में से एक से अधिक संपत्ति नहीं है जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न्स, टेलीफोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल या रेफ्रिजरेटर और कार या ट्रक। बैंक खातों की बात करें तो परिवार के किसी भी सदस्य के पास बैंक का खाता या डाकघर खाता नहीं हो। तो ये जो आयाम है ना और इसको जो संकेतक हैं और अगर इसमें कोई भी परिवार वंचित है तो कहीं ना कहीं आप इन संकेतकों
को पूरा फुलफिल नहीं माना जाता है और कहा जाता है कि वह एमपीआई के दायरे में आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा माइंड रखना। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा को एमपीआई संकेतक के शामिल नहीं किया जाता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा को एमपीआई संकेतक के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। तो आप इसको मैटर को याद रखना। पता चला वहाँ पे ऑप्शन दे दिया और कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इसको तो आप हो कि नहीं इसके दायरे में हमने तो चीज़ों को रीड किया हुआ है। ठीक है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल एमपीआई 2023, इसे 2010 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है। ये याद रखना कि जो ग्लोबल एमपीआई होती है वह 2 बॉडी के संयुक्त रिपोर्ट से पब्लिश होती है। ठीक है, पहला याद रखना कि यह यूएनडीपी, जस्ट वेट, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल, इसको प्लीज़ आप याद रखना कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल के द्वारा OPHI के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल एमपीआई है उसको पब्लिश किया जाता है। एमपीआई वस्तुतः 110 देशों में 10 संकेतकों के आधार पर अभावों को ट्रैक करता है। ठीक है, ग्लोबल एमपीआई 2023 के अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो 110 देशों में 6.6 अरब आबादी में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी निर्धन श्रेणी में शामिल हैं। ओके, कुछ निर्धन लोगों में से लगभग 2/3 यानी कि 73 करोड़ लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं और कम आय वाले देशों में एमपीआई का केवल 10% हिस्सा रहता है। ओके, तो थोड़ा सा ये चार्ट भी आप याद रखना। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। यहाँ पर मोटा मोटा बात कर लेते हैं कि जो प्रत्यक्ष लाभ यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी है, सो इसका उद्देश्य क्या है? सो केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों को आवंटित धन के वितरण में पारदर्शिता लाना, हेर फेर की गुंजाइश को समाप्त करना। इसकी शुरुआत 2013 में देश के चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया था। बाद में 2014 में पूरे देश में इसको लागू किया गया। ओके, तो थोड़ा सा इसको आप याद रखना। इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो डीबीटी मिशंस और इसे संबंधित मामलों को मंत्रिमंडलीय सचिवालय के सचिव समन्वय और लोक शिकायत के अधीन रखा गया है। लोगों को धन का भुगतान लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। आधार की अनिवार्यता की बात करें तो डीबीटी योजना में आधार अनिवार्य नहीं है। ओके, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट के तौर पर याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्वयं सहायता समूह। ठीक है, सो हाल ही में सरकार द्वारा सरकार द्वारा घोषणा की गई लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिला को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लखपति दीदी के बारे में बात कर लेते हैं। सो 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह पहल शुरू की थी। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने के लिए सक्षम बनाना। दृष्टिकोण क्या है? यह पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण पर आधारित है। शामिल की गई गतिविधियाँ महिलाओं को प्लम्बिंग, LED बल्ब बनाने, ड्रोन के संचालन और उसकी मरम्मत करने जैसे कौशल प्रदान किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह के बारे में बात कर लेते हैं। स्वयं सहायता समूह जो है गांव आधारित अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है। यह आमतौर पर 10 से 20 स्थानीय महिलाओं से मिलकर बनी होती है। यह प्रकृति में स्वैच्छिक होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में लगभग 12 मिलियन जो SHG कार्यरत हैं। इसमें 88% जो SHG सभी सदस्य महिलाएं हैं। तो थोड़ा सा ये भी डाटा आप याद रखना कि जो स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, भारत में लगभग 12 मिलियन स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। इसमें से 88% जो स्वयं सहायता समूह की सभी सदस्य महिलाएं हैं। थोड़ा सा इसको आप
शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेना, ठीक है। भारत में स्वयं सहायता जो समूह है कि सफलता की कुछ उदाहरण में बात करें तो केरल में कुदुम्बी श्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल, लद्दाख में लुम्स आदि शामिल हैं। सामूहिक जिम्मेदारी, किसी स्वयं सहायता समूह में समूह के सभी सदस्य किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने दो कंटेंट पे बात किया, एक तो लखपति दीदी, साथ ही साथ जो स्वयं सहायता समूह है उस पर बात किया, उसके डाटा पे बात किया, ठीक है। तो इतना जानकारी इस कंटेंट से काफ़ी रिलेवेंट होगा एग्जाम के व्यू से, ठीक है। इसके महत्व की बात करें तो वित्तीय समावेशन, स्वयं सहायता समूह में से लगभग 10 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं। महिला सशक्तिकरण, कुल स्वयं सहायता समूह में 84% जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के नेतृत्व में है, ठीक है। क्षमता निर्माण की बात करते वित्तीय साक्षरता के लिए प्रशिक्षण, गरीबी उन्मूलन पे बात करें तो द्वितीयक या अन्य गतिविधियों से आय सृजन में सहायता, ओके। और आय और बचत में क्रमशः 19% और 28% की वृद्धि हुई है। कुल ऋण में अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण की हिस्सेदारी 20% की गिरावट आई है, ओके। जो स्वयं सहायता समूह है को बढ़ावा देने हेतु जो प्रमुख पहले हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसका 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत क्या है इसकी विशेषता, गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना और उसको लगातार बढ़ावा तथा सहायता प्रदान करना। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया, ओके। नेक्स्ट पहल है स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम 2016 में, ठीक है। 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ, ठीक है, के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उपयोजना, यह गैर कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने से स्वयं सहायता ग्रुप को सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना 2011 में, ओके। यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उप योजना, यह कृषि में शामिल महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सुनियोजित निवेश करके उन्हें मजबूत बनाना, साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि आधारित आजीविका का निर्माण करना और उसे बनाए रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में आया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के तहत यह उप योजना 15 से 35 वर्ष की आयु के सबसे गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करना, ओके। तो थोड़ा सा आप ये याद रखना, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना 2023 में आया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 2023-24 से 25-26 की अवधि के दौरान 15,000 चयनित स्वयं सहायता ग्रुप को ड्रोन प्रदान करना, ताकि कृषि कार्य के लिए किसानों को किराए पर ड्रोन सेवा प्राप्त हो सके। तो थोड़ा सा इसको आप याद रखना, अभी करंट के रूप में काफ़ी ये चर्चा में बना हुआ था, ठीक है। और लखपति दीदी के तहत भी इसका काफ़ी चर्चा आया था, तो इसको भी थोड़ा सा मेंशन रखना। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज, ओके। जो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज है, इस परियोजना के बारे में बात करें, ठीक है, तो बचत आधारित सूक्ष्म वित्त का एक मॉडल है। इसका शुरुआत 1992 में नाबार्ड ने की थी, ओके। इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण देने व बचत खाते खोलने हेतु अधिकृत किया गया था। तो याद रखना कि इसका शुरुआत 1952 में किया गया था, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य शुरुआत में क्या था कि जो ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु
ठीक है। जो कृषि में लिप्त व्यक्ति हैं उनको उनको ऋण उपलब्ध कराना, सहायता करना। तो ग्रामीण अवस्थिति को विकसित और विकासशील के परिदृश्य में परिवर्तित करने के लिए नाबार्ड की स्थापना किया गया था। याद रखना 12 जुलाई 1982 का वह डेट था जब नाबार्ड को अस्तित्व में लाया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करना। ओके, चलिए इससे संबंधित कुछ बातें हैं। सो भारत में जो सूक्ष्म वित्त है यानी माइक्रो फाइनेंस की अगर बात करें भारत में, तो हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने माइक्रो मैटर्स माइक्रो व्यू शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की है। ओके, सो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो नेटवर्क है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक संघ है जिसे 2009 में स्थापित किया गया था। यह देश के सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक शीर्ष निकाय है। सूक्ष्म वित्त से आशय निम्न आय वाले ऐसे व्यक्तियों या समूहों को वित्तीय सेवाओं प्रदान करना जो आमतौर पर किसी कारणवश पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित नहीं हुए हैं। ओके, रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो जो माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया है कि सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में गिरावट आई है। यह वित्त वर्ष 2022 के 5.6% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 2.7% पर आ गई है। बात कर ले एनपीए की। ओके, देखिए एनपीए के अंतर्गत होता क्या है, जब भी किसी व्यक्ति को हम कर्ज देते हैं तो कर्ज के बदले में बैंक उनसे ब्याज लेती है प्लस मूलधन लेती है। लेकिन जब एक निश्चित सीमा तक ब्याज भी नहीं आता और मूलधन नहीं आता है तो ऐसे अकाउंटधारी को एनपीए के अंतर्गत घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो हालांकि इसमें गिरावट आई है यानी एक पॉजिटिव संकेत है, एक अच्छा सुधार है। तो ये भी आप याद रखना, एनपीए को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है इसका फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो एक निश्चित सीमा के एक निश्चित दिन के बाद जब लिए गए ऋण पे ब्याज और मूलधन वापस नहीं आता है बैंक के पास तो ऐसे अकाउंट को एनपीओ घोषित कर दिया जाता है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के अंतर्गत राज्य वित्त। ओके, सो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त 2023-24 के बजट का अध्ययन शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का थीम है भारतीय राज्यों की राजस्व डायनेमिक्स और राजकोषीय क्षमता। ओके, रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई हैं। सो बजटीय अनुमान के अनुसार 2023-24 में पूंजीगत परिव्यय 42.6% की वृद्धि होगी। यह जीडीपी के 2.9% के बराबर होगा। राज्यों का ऋण जीडीपी अनुपात मार्च 2023 के अंत तक कम होकर 27.5% रह गया। मार्च 2021 के अंत में यह 31% था, जो कि राजस्व सुधारों यानी राजस्व संग्रहण और राजस्व व्यय में सुधारों ने इसी कमी के मुख्य भूमिका निभाई है। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्यों के सकल राजकोषीय घाटा अनुपात में गिरावट आई है। यह अनुपात 2020-21 में 4.1% था, जो कि कम होकर 21-22 में 2.8% हो गया है। इसी गिरावट का मुख्य वजह था राजस्व व्यय में कमी तथा राजस्व संग्रहण में वृद्धि। ओके, कर संग्रह में उछाल की बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के लागू होने से राज्यों के कर उछाल में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात में कर संग्रह में वृद्धि को टैक्स बोयंसी यानी कर उछाल कहते थे। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी याद रखना कि जो टैक्स बोयंसी होती है या एक्चुअल में यह कर उछाल होता है। ठीक है, टैक्स बोयंसी के एक से अधिक होने के आशय राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में कर राजस्व अधिक तीव्र से बढ़ रही होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डिपॉजिट। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार सामान्य सरकारी स्तर पर भारत की सार्वजनिक जो ऋण है जीडीपी अनुपात वर्ष 2005-06 के 81% से बढ़कर वर्ष
21-22 में 84% हो गई है। हालांकि यह वर्ष 2022-23 में पुनः 81% हो गया है। ओके, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यह जुलाई 1944 1944 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, क्या कार्य करता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में गरीबी को कम करना, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। तो ये भी आप साथ ही साथ इसको भी लेके चलते रहना। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये 3 प्रकार से कवर किए जाते हैं: जीडीपी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। इन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये 3 प्रकार होते हैं। इन 3 पहलुओं को मिलाकर माइक्रो इकोनॉमिक्स को माइंड किया जाता है: जीडीपी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। ठीक है, इनका सामूहिक अध्ययन करने पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पता चलता है। ये आप थोड़ा सा माइंड रखना। कभी कभी एग्जाम में भी स्टेट पीसेस में एक बार ये पूछा जा चुका है। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रकार हैं, पहल हैं, सो जीडीपी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, इन तीनों का जब अध्ययन किया जाता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पता चलता है। ठीक है, चलिए सार्वजनिक ऋण के बारे में बात करते हैं। सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की देनदारी को दर्शाता है। इसका भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है। ये आप नोट डाउन प्लीज कर लेना कि सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की देनदारी को दर्शाता है। इसका भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है। इसका उल्लेख भारत की संविधान के अनुच्छेद 292 में है। भारत में सार्वजनिक ऋण की जो वर्तमान स्थिति है, मार्च 2023 के अंत तक केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण इसके सकल घरेलू उत्पाद का 57.1% था। 2022-23 में सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 81% था। सामान्य सरकारी ऋण सरकारी क्षेत्रक जो कि केंद्र, राज्य सरकारें और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश की ऋणग्रस्तता को दर्शाता है। ठीक है, याद रखना, जो सामान्यतः सरकारी ऋण है सरकारी क्षेत्रक जैसे कि केंद्र, राज्य सरकारें और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश की ऋणग्रस्तता को दर्शाता है। मार्च 2022 के अंत में आंतरिक यानी घरेलू ऋण सार्वजनिक ऋण का 94.6% था। थोड़ा सा इसको भी आप माइंड रखना। सार्वजनिक ऋण की बात करें तो आंतरिक और बाह्य 2 तरह से देखे जाते हैं। आंतरिक के अंतर्गत बिक्री योग प्रतिभूतियाँ, इसमें क्या है? सरकारी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल। गैर बिक्री योग्य जो प्रतिभूतियाँ हैं इसके अंतर्गत मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल्स, स्मॉल सेविंग्स के एवज में प्रतिभूतियाँ आदि। जो बाह्य और विदेशी ऋण के अंतर्गत जो सार्वजनिक ऋण होता है, अधिकांश बाह्य विदेशी ऋण बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे कि IDA, IBRD, ADB आदि से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा माइंड रखना। उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण और इसके निहितार्थ। कारण की बात करें तो कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन दिया गया था। भारत द्वारा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना से जुड़ी हुई परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा दिया गया था। राजस्व प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि के बिना सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर जारी रखने के कारण सरकार को और अधिक ऋण लेना पड़ सकता है और ब्याज चुकाने की लागत में होने वाली वृद्धि। निहितार्थ की बात करें तो इसमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ग्रीन ट्रांजिशन जैसी उभरती प्राथमिकताओं को पूरी करने के लिए राजकोषीय संसाधन सीमित हो जाते हैं। भारत में राज्य ब्याज भुगतान पर GDP का 5% खर्च होता है और यह उभरते बाजारों और विकासशील देशों के औसत से लगभग दुगुना है। इसमें क्राउडिंग आउट प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण निवेश संबंधी निजी व्यय में कमी आ जाती है। ओके, सो बाह्य ऋण पर विश्व बैंक रिपोर्ट क्या कहती है? सो विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट IDR 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट में निम्न और मध्यम आय वाले 122 देशों के विदेशी ऋण से जुड़े आंकड़े का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट का जो मुख्य बिंदु है कुछ इस प्रकार है। ऋण में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, ठीक है, जो कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों के द्वारा सार्वजनिक और
सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋण भुगतान जो कि मूलधन और ब्याज 2022 में कुल 443.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ओके, तो थोड़ा सा इसको याद रखना। धन का बाहर जाना पे अगर क्या कहा गया है, सो उन्नत अर्थव्यवस्था में सख्त मौद्रिक नीति के कारण निवेशकों को अमेरिकी यूरोपीय बॉन्ड बाजारों में आकर्षण रिटर्न मिल रहा है। तो याद रखना कि मेन ये भी कारण है कि जो देसी लोग जो बाहर में अपने निवेश को करते हैं, बाहर में पैसों को निकालते हैं, उसका मेन कारण ये भी था। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट में मैटर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बजटेतर उधारियाँ। ठीक है, ऑफ बजट बोरोइंग OBB क्या है? सो हाल ही में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस ने भारत सरकार द्वारा बजटेतर उधारियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। सो क्या है OBB? सो बजटेतर यानी ऑफ बजट उधार से आशय उन उधारियों से है जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता है, भले ही उनके पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राजकोषीय निहितार्थों के बावजूद बजटेतर उधार राजकोषीय संकेतों की गणना हिस्सा नहीं है। सरकार प्रत्यक्ष रूप से बजटेतर उधार नहीं लेती है, बल्कि उसके निर्देश पर किसी अन्य सार्वजनिक संस्था द्वारा उधार लिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि महत्वाकांक्षा तो होती है सरकार कहीं, लेकिन सरकार सीधे हाथ डायरेक्ट नहीं लेती है, किसी न किसी संस्था के द्वारा उधार लेती है, किसी न किसी संस्था के द्वारा उधार लेती है। ठीक है, क्लियर? सरकार द्वारा बजटेतर उधार का सहारा लेने के पीछे क्या कारण है? सो राजकोषीय वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को दरकिनार करना, संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत उधार लेने की सीमा से बचना। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य सरकारों के पास केंद्र या कोई बकाया ऋण है या ऐसे ऋण हैं जहां केंद्र गारंटर है, तो उस स्थिति में राज्यों को नए ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, केंद्रीय अनुदान में देरी या राजस्व के अन्य स्रोतों में कटौती से बचने के लिए। ओके, तो आप समझ गए कि बजटेतर जो उधारियां हैं क्या होती हैं। इसमें होता क्या है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट ही लेती है, लेकिन किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू लेती है उधार, ताकि जो पैरामीटर हैं उधार लेने के उससे बचा जा सके और कहीं ना कहीं एक बोझ के रूप में इसको नहीं देखा जाता है। ठीक है, हालांकि इसका दूरगामी परिणाम नेगेटिव होता है। ठीक है, चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट, कैड। ठीक है, सो वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो कि पहले 1.3 बिलियन डॉलर था। हालांकि बाद में यह दूसरी तिमाही 2023-24 में बढ़कर GDP का 1% पर आ गया। ओके, याद रखना 2022-23 में जो करेंट अकाउंट डेफिसिट था वह 17.9 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो कि GDP का 2.1% था। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, बात करते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। सो भुगतान संतुलन, सो इसमें किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच किसी विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष में वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन को शामिल किया जाता है। चालू खाता भुगतान संतुलन के 2 खातों में से एक है, जिसमें वस्तु और सेवाओं के निर्यात एवं आयात तथा अंतरण भुगतान को दर्ज किया जाता है। अंतरण भुगतान ऐसी प्राप्तियां हैं जो निवासियों द्वारा किसी वर्तमान या भावी भुगतान के बिना निःशुल्क प्राप्त की जाती हैं। इसमें प्रेषण, उपहार और अनुदान शामिल है। पूंजी खाते में एक विशिष्ट समय, आमतौर पर 1 वर्ष में संपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय खरीद या बिक्री जैसे कि धन, स्टॉक, बॉन्ड आदि का दर्ज किया जाता है। ठीक है, सो जो कैड है, जब किसी देश के द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है। सिंपल भाषा में समझिए कैड क्या होता है। ठीक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, सिंपल भाषा में क्या होता है, जब किसी देश के द्वारा आयात की जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है, तो ऐसी अवस्था, ऐसी परिस्थिति को कैड कहते हैं। ठीक है, क्लियर?
चलिए, भारत में कैड में हुई वृद्धि के पीछे का क्या कारण बताया गया है। उच्च व्यापार घाटा, बढ़ते आयात और घटते निर्यात के कारण कैड बढ़ा है। सेवा प्राप्तियां, ठीक है, सेवा प्राप्तियों में क्या है, गिरावट आई है। मुख्य रूप से कंप्यूटर, यात्रा और व्यावसायिक सेवाओं की निर्यात में कमी के कारण निवल सेवा प्राप्तियों में कमी आई है। नेक्स्ट क्या है, वैश्विक कारकों का प्रभाव, धीमी वैश्विक वृद्धि का भारत की निर्यात उन्मुख सेवाओं और रेमिटेंस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि कैड के स्तर को कम से कम बनाए रखने की चुनौती बढ़ जाती है। तेल की बढ़ती कीमतें, तेल की कीमतों में प्रत्याशित वृद्धि से वाणिज्यिक व्यापार घाटा बढ़ जाता है। तेल की ऊंची कीमतों के कारण आयात का लागत बढ़ती है, जिससे कि कैड प्रभावित होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट, निबल एफडीआई में भी गिरावट दर्ज की गई है। इससे समग्र भुगतान जो संतुलन है प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये जो कारक हैं, करेंट जो अकाउंट डेफिसिट के जो कारण है, इसको प्लीज़ याद रखना। स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि क्या इनके प्रभाव पड़ने से कैड पे प्रभाव पड़ता है, तो पड़ता है। इसको प्लीज़ आप याद रखना। मैं वन टाइम फिर रिपीट कर रहा हूँ। उच्च व्यापार घाटा, सेवा प्राप्तियों में गिरावट, वैश्विक कारकों का प्रभाव, तेल की बढ़ती कीमतें और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट से जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो प्रभावित होता है। ओके, क्लियर। कैड से संभावित जो खतरे हैं, विदेशी निवेश पे बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशों द्वारा अपनी पूंजी निकाला जाना सीमित पूंजी का निवेश है। विनिमय दर, लंबी अवधि के लिए उच्च चालू खाता घाटा मुद्रा की वैश्विक मांग को कम कर देता है। इसमें मुद्रा विनिमय दर में तीव्र गिरावट की स्थिति पैदा हो सकती है। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के कारण घरेलू बचत में आमतौर पर गिरावट आता है, जिससे कि निवेश में कमी होती है और विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी उधार लेना पड़ता है। भुगतान संतुलन, इसमें भुगतान असंतुलन का भुगतान संकट की स्थिति पैदा हो सकती है, जैसे कि एशिया वित्तीय संकट 1997 में और हाल ही में श्रीलंकाई संकट के दौरान देखा गया था। ठीक है, तो ये जो कैड से संभावित जो खतरे हैं क्या हैं, किन किन कारणों से कैड प्रभावित हो सकता है, कैड बढ़ सकता है, इन कारणों को प्लीज़ आप शॉर्ट नोट्स में याद रखना। यही दो यहाँ पे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में इसको आप मेंशन करना। और हमने बात कर लिया कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, किसी देश के द्वारा जब आयात के तहत, ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य, ठीक है, और निर्यात की जाने वाली वस्तु सेवाओं की मूल्य से अधिक हो जाता है, यानी हम किसी दूसरे देश से सामान तो बहुत ज़्यादा मंगाए, चाहे वो सेवा के रूप में हो चाहे वस्तु के रूप में हो, लेकिन हम बेच बहुत कम पा रहे हैं। ठीक है, तो इस अवस्था को हम करंट अकाउंट डेफिसिट के रूप में काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिनांकित प्रतिभूतियां। केंद्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार से 6.55 ट्रिलियन रुपए उधार लेगी और इसी बाजार उधारी से सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करेगी, जो कि जीडीपी का 5.9% है। ओके, इसको प्लीज़ आप स्टेटमेंट के रूप में याद रखना। सरकारी प्रतिभूतियां, जो गवर्नमेंट जो सेक्टर के जो प्रतिभूतियां हैं, क्या है, सरकारी जो प्रतिभूति है केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य लिखित ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, सरकार के ऋण दायित्व से जुड़ा होता है। ओके, सरकारी प्रतिभूतियों में व्यवहारिक रूप से चूक का कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिए इन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखित कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। ये जो दिनांकित सरकारी प्रतिभूति होती हैं, ऐसी प्रतिभूतियां होती हैं जिनमें एक निश्चित ब्याज दर या फ्लोटिंग कूपन यानी ब्याज दर प्राप्त होता है। इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर अंकित मूल्य पर किया जाता है। आमतौर पर दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। ओके, क्लियर। दिनांकित प्रतिभूति जो होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियों से जो जुड़े जोखिम है, बाजार जोखिम क्या है, बाजार दरों में
परिवर्तन के कारण निवेशक द्वारा धारित प्रतिभूतियों के मूल्य में उतार चढ़ाव आता है, जिससे कि बाजार जोखिम उत्पन्न होता है। यदि प्रतिभूतियों को प्रतिकूल मूल्य पर बेचा जाता है तो उससे मूल्य ह्रास होता है। पुनर्निवेश जोखिम, कई बार कूपन पेमेंट या दिए गए ऋण का मूलधन मिलने के समय जब उसे पुनर्निवेश किया जाता है तो कम ब्याज मिलता है और परिणाम स्वरूप रिटर्न भी कम मिलता है। तरलता चल निधि जोखिम की बात करें तो जब निवेशक किसी प्रतिभूति के लिए खरीदार की अनुपलब्धता के कारण अपनी प्रतिभूति का विक्रय नहीं कर पाता है तो उसे चल निधि जोखिम कहते हैं। ठीक है, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं इसके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? सो ट्रेजरी बिल, जिसको टी बिल के नाम से जाते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल, जिसको सीएमबी के नाम से जाते हैं, और राज्य विकास ऋण, जो कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एसडीएल के नाम से जानते हैं। बात करते हैं ट्रेजरी बिल, टी बिल के लिए। सो ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार से संबंधित विपत्र है, इसलिए यह भारत सरकार द्वारा जारी अल्पावधि ऋण बिल पत्र है, जो कि वर्तमान में 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां होती हैं और इन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। ये अंकित मूल्य से कम पर जारी होते हैं और दूसरा जो मोचन है अंकित मूल्य पर होता है। कैश मैनेजमेंट बिल की बात करते हैं। ठीक है, सो जो कैश मैनेजमेंट बिल है टी बिल के ही समान होता है, हालांकि इन्हें 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप समझना, यहाँ पर 91 है, 182 है और 364 है, लेकिन जो कैश मैनेजमेंट है ये सिर्फ 91 दिनों से कम के लिए परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट है राज्य विकास ऋण, जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है। ये दिनांकित जो सरकारी प्रतिभूति के समान ही होता है। यह राज्य सरकारों द्वारा सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी की गई दिनांकित प्रतिभूति होती है। ओके, जो सरकारी प्रतिभूति है कैसे जारी की जाती है? सो जारी करने का जो तरीका है, सरकारी प्रतिभूति को आरबीआई द्वारा ई कुबेर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित नीलामी के जरिए जारी किया जाता है। तो याद रखना, आरबीआई द्वारा जो ई कुबेर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से भागीदारी आरबीआई के तहत फंड्स अकाउंट, चालू खाता और सिक्योरिटीज़ अकाउंट धारण करने वाले वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, प्राइमरी लीडर्स, बीमा कंपनियां और प्रोविडेंट फंड ई कुबेर के सदस्य होते हैं और वे नीलामी में भाग लेते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और कारपोरेट्स को भी सरकारी प्रतिभूति बाजार में भाग लेने की अनुमति होती है। ठीक है, उन्हें समय समय पर तय की गई मात्रात्मक सीमा की अनुसार जारी किया जाता है। इसमें भाग लेने के लिए अनुसूचित बैंक, प्राथमिक लीडर या विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या बाजार में इनकी खरीद करता है। आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस का इस्तेमाल करता है। तो ये जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ आप शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना। ठीक है, क्लियर। बॉन्ड यील्ड, सो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए बेचने का फैसला लिया है। इसमें बिल वर्ष 2023-24 में बॉन्ड यील्ड बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बॉन्ड यील्ड वह रिटर्न है जो एक निवेशक इसकी संपूर्ण परिपक्वता अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की उम्मीद करता है। तो आई होप सो कि आप समझ गए बॉन्ड यील्ड। सो यील्ड को आमतौर पर ब्याज दर या जारीकर्ता के लिए उधार प्राप्त करने की लागत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसी बॉन्ड की यील्ड उसकी कीमत के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो यील्ड घटता है, और जब यील्ड घटता है यानी ब्याज जब घटता है तो कीमत बढ़ता है बॉन्ड की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। ठीक है, सो हाल ही में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और
कैसीनो पर 28% जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया गया है। याद रखना कि आर्टिकल 279A जो है वो जीएसटी काउंसिल की बात करता है, ठीक है। सो कर की दर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% की दर से जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी दर गेम में एंट्री के दौरान भुगतान की गई प्रारंभिक राशि पर लगाया जाएगा, न कि लगाए गए प्रत्येक दाव के कुल मूल्य पर। इसको प्लीज़ आप माइंड रखना। स्किल एवं लक या चांस दोनों आधार पर खेले जाने वाले खेलों को कवर करता है। दोनों प्रकार के खेलों में जीत पर 30% टीडीएस भी काटा जाता है, ठीक है। ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज पर कर आरोपण। सो भारतीय गेमर्स को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसी कंपनियों को स्वयं को जीएसटी प्राधिकरणों के पास पंजीकृत कराना होगा और कर का भुगतान करना होगा। इसे लागू करने के लिए एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर के बारे में बात करते हैं तो जीएसटी पूरे देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है। यह एक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। यह वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। इसे 1 जुलाई 2017 को 101वें संवैधानिक जो संशोधन था के जरिए भारत में उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष करों की जगह लागू किया गया था, ठीक है। संबंधित आर्टिकल बात कर लिया 179A। अप्रत्यक्ष करों पर गठित केलकर स्टाक फोर्स ने भारत के राष्ट्रव्यापी स्तर पर एकल जीएसटी लागू करने का जो विचार पहली बार सन 2000 में दिया था। तो याद रखना कि पहली बार अनुशंसा किसने की थी, तो केलकर समिति ने, ये भी आप याद रखना। प्रतिदिन यह जीएसटी के लिए एक वेब आधारित दैनिक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली है। इसे हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के तहत स्थापित किया गया। तो याद रखना प्रतिदिन। ऑनलाइन गेम के प्रकार। सो गेम ऑफ स्किल, ऐसा गेम जिनका परिणाम प्लेयर की विशेषज्ञता, अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करता है कि केवल संयोग चांस पर। गेम्स ऑफ चांस, ये ऐसे गेम हैं जिनके रिजल्ट संयोगवश या अकस्मात घटनाओं के द्वारा निर्धारित होते हैं। उन्हें सट्टेबाजी, जुआ और हॉर्स रेस के समान माना जाता है। तो याद रखना कि दो तरह से गेम होते हैं। एक गेम ऑफ स्किल होता है जिसको सीख कर, उसके बारे में समझ कर उसको ऑपरेट किया जाता है। दूसरा होता है गेम ऑफ चांस कि इसमें किसी स्किल, किसी वैसे थॉट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। जीएसटी की संरचना। सो केंद्रीय जीएसटी, जिसको कि सीजीएसटी के रूप में जानते हैं, यह केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर वसूला जाता है। इसके तहत एकत्रित राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा होता है। नेक्स्ट है राज्य जीएसटी, जिसको कि एसजीएसटी कहते हैं। यह राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर होने वाली बिक्री इंट्रा स्टेट पर वसूला जाता है। राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर राज्यीय, जिसको कि आईजीएसटी कहते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाने वाली बिक्री के लिए वसूला जाता है। केंद्र सरकार वस्तु के गंतव्य के आधार पर राज्यों के साथ आईजीएसटी का राजस्व साझा करती है। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, इनको प्लीज़ आप याद रखना। बाकी हमने संबंधित आर्टिकल बात कर लिया कि आर्टिकल 279A 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसका व्यवस्था किया गया था, किसका, गुड एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल का। ओके, जीएसटी की आवश्यकता क्यों? सो एकल राष्ट्रीय बाजार की स्थापना, जटिल कराधान व्यवस्था का सॉल्यूशन, टैक्स कैस्केडिंग जैसे मुद्दे और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की आवश्यकता, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की सीमित होना और कर संग्रह का उच्च लागत, ये ऐसे कारण थे जिनके पाकर जीएसटी की आवश्यकता थी और जीएसटी को लागू किया गया। ऐसे जो प्रभावी कारण थे, ठीक है। जीएसटी से संबंधित संस्थान निकाय, ठीक है।
सो जीएसटी नेटवर्क एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसे करदाता पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान सहित जीएसटी प्रणाली के लिए एक आईटी आधार के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी में बदलने की मंजूरी दे दी है। अतः जीएसटी नेटवर्क में 100% शेयर स्वामित्व सरकार का होगा। इसमें 50% शेयर केंद्र सरकार के पास और 50% शेयर संयुक्त रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होगा। ओके, जीएसटी अपीली अधिकरण। जो जीएसटी अपीली अधिकरण केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसको प्लीज़ आप याद रखना। यह जीएसटी कानून के तहत अपील का दूसरा मंच है और केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला साझा मंच है। पहले स्तर पर अपीली प्राधिकरण है। यह अपीली प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करेगा। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन, ठीक है, जो कि जीएसटी अपीली प्राधिकरण जीएसटी अधिनियम 2023 में कुछ जो बदलाव पेश किए हैं, जैसे कि जो जीएसटी अपीली अधिकरण है के सदस्यों के लिए योग्यता में बदलाव। सो यह कम से कम 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है। उसे अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। जो जीएसटी यानी कि जो अपीली अधिकरण है, ठीक है, के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने न्यूनतम जो आयु है वो 50 वर्ष होगी। ठीक है, और जीएसटी के अध्यक्ष के रूप में अधिकतम आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष या सदस्यों के लिए 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की गई है। ठीक है, जीएसटी परिषद। संविधान के अनुच्छेद 279A के उपबंधों के अधीन जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय है। ओके, अनुच्छेद 279A को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। अध्यक्ष इसका केंद्रीय वित्त मंत्री, सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री या राज्य प्रभारी वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। कार्य क्या है? जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों की सिफारिश करना। ओके, मतदान के माध्यम से निर्णय लेना होता है। यहाँ पर निर्णय के लिए उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। डाले गए मतों में केंद्र की हिस्सेदारी 33% होती है। परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर दरों, छूट और राजस्व बंटवारे सहित जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय करती है। ओके, नेक्स्ट है कर आधार विस्तार। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, उस पर बात कर लेते हैं। ज़्यादा यहाँ पे मुझे कुछ उतना इम्पॉर्टेंट लगा नहीं, आप प्लीज़ अपने व्यू से इसको देख लेना। यहाँ पे कुछ की पॉइंट है जिसमें बात कर लेते हैं। सो आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले कुल जनसंख्या का 5.3% आज के समय में जो परिदृश्य है, यानी कि भारत में कराधान की वर्तमान स्थिति की बात करें तो कर जीडीपी अनुपात, यह किसी देश की जीडीपी की तुलना में उस देश के कर राजस्व यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का अनुपात होता है। जीडीपी की तुलना में कर का अनुपात वित्त वर्ष 2023 में 11.1%, जो कि प्रत्यक्ष कर में भागीदारी इसका 6% है। यानी कि इसमें जीडीपी के तुलना में जो कर भुगतान हुआ है 11.1%, इसमें प्रत्यक्ष कर की भागीदारी 6%, अप्रत्यक्ष कर 5.1%। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार के संबंध में कर राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता की एक उपयोगी माप है। सामान्यतया देश के कर जीडीपी अनुपात में कमी धीमी आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा की पॉइंट है, इसको याद रखना। आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले कुल जनसंख्या का 5.30% यहाँ पे भागीदारी। भारत में सबसे पहले आयकर की अवधारणा 1860 में जेम्स विलियम्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वह ब्रिटिश सरकार के प्रथम वित्त मंत्री थे। 1865 से 1886 के बीच
इस कर को स्थायी तौर पर निरस्त कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद में कर लगाने यानी आरोपित और वसूला जाना जाएगा। सो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा जारी किए गए जो प्रमुख आंकड़े हैं, वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह 121.18% बढ़ गया है। प्रत्यक्ष कर GDP अनुपात वित्त वर्ष 2013-14 के 5.62% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 5.97 हो गया है। प्रत्यक्ष कर में 2.52% का उछाल दर्ज किया गया है, जो कि पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है। कम कर आधार के कारण, सो बृहद आकार के अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति, सो इन क्षेत्र में लेन देन अक्सर नकदी किया जाता है, जिससे कि उनका पता लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो याद रखना कि कम कर आधार के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, कृषि आय पर कर छूट, सो यह क्षेत्र लगभग 60% भारतीयों के लिए आय की प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट है कर मुकदमेबाजी की अधिक घटनाएं, सो देश में कर मुकदमेबाजी के चलते 5 लाख मामले लंबित हैं। तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों जो कि वित्तीय और जन शक्ति की कमी, सो इसके परिणाम स्वरूप कर प्रशासन कम प्रभावी है। तो ये सब ऐसे कारण हैं जो कि कम कर के कारण बनते हैं। ठीक है, तो इसको प्लीज़ आप स्टेटमेंट के रूप में याद रखना। ठीक है, एंजल टैक्स, सो वित्त मंत्रालय ने एंजल कराधान में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। साथ ही में उन विदेशी संस्थाओं को भी अधिसूचित किया है जिन्हें कर प्रावधानों में वित्त छूट प्रदान की जाएगी। एंजल टैक्स को 2012 में प्रस्तुत किया गया था। इसे गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई कुल पूंजी पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयरों को खरीद के माध्यम से गैर हिसाब धन के सृजन व उपयोग को रोकना है। निवेशक यह खरीद उस कंपनियों के शेयरों के उचित बाजार मूल्य की तुलना में उच्च मूल्य पर करते हैं। एंजल टैक्स के बारे में एवरीवन बहुत विस्तार जानना है, तो मैंने बहुत ही डीपली आसान भाषा में वीडियो बना रखा है। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाना चैनल के, वहाँ पर आप करंट अफेयर के सेगमेंट में एंजल टैक्स मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराया है। यहाँ पे समय सीमा है जिसको पाकर मैं बहुत शॉर्ट में चीज़ों को कवर अप करा रहा हूँ, ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए, बहुत एनालिसिस भी ज़्यादा न करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आधिकारिक सांख्यिकी। सो इसके अंतर्गत कुछ अवेयरनेस है, चूँकि भारत में आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली का वर्तमान स्थिति क्या है, इसको जान लेते हैं। सो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर देश में सांख्यिकी प्रणाली के एकीकृत विकास की योजना बनाने के लिए नोडल एजेंसी है। इसको प्लीज़ आप याद रख लेना। ठीक है, इसको प्लीज़ आप याद रख लेना। ठीक है, शीर्ष स्तर पर आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यह सांख्यिकी मामलों पर एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है। केंद्र सरकार 2006 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया था। तो ये भी आप प्लीज़ याद रखना। ठीक है, ये भी आप याद रखना कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ठीक है केंद्र सरकार ने 2006 में इसका गठन किया था। इसे सी रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर गठित किया गया था। महत्वपूर्ण है, सी रंगराजन आयोग की सिफारिश पे इसको गठित किया गया था। 7वीं अनुसूची में स्थान की बात करें तो सांख्यिकी विषय संघ सूची के सूची 1 की प्रविष्टियां 94, समवर्ती सूची के सूची 3 की प्रविष्टियां 95 में शामिल है। यहाँ से मुद्दे बनाए जा सकते हैं, तो याद रखना। 7वीं अनुसूची वह है जो समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची की बात करती है। सो 7वीं अनुसूची के
में अगर स्थान की बात करें तो सांख्यिकी जो विषय है वह संघ सूची के सूची 1 की प्रविष्टियाँ 94 और समवर्ती सूची की सूची 3 की प्रविष्टियाँ 95 में शामिल है। कानून की बात करें तो सांख्यिकी से संबंधित विशेष कानून के तहत संबंधित सांख्यिकी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इन कानूनों में जनगणना अधिनियम 1948, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 और सांख्यिकीय संग्रह अधिनियम 2008 शामिल है। ओके, तो याद रखना ये जो नेशनल स्टैटिकल कमीशंस है, सी रंगराजन समिति के संतुष्टि पर इसका गठन किया गया था। यह एक स्वायत्त संस्था है। स्थापना 2006 में। देश के सभी प्रमुख सांख्यिकी गतिविधियों की निगरानी व विकास, यहाँ से मामले बन सकते हैं, तो इसको प्लीज़ आप याद रखना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यह सी रंगराजन समिति के अनुशंसा पे गठन किया गया था। ओके, चलिए लास्ट सेगमेंट पर बात करते हैं। श्रम रोजगार एवं कौशल विकास के अंतर्गत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS। सो हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 जारी किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से सम पॉइंट ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाया जा सकते हैं, जिसको प्लीज़ आप याद रख लेना कि जो आवधिक बल श्रम सर्वेक्षण 2022-23 जारी किया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में 22-23 में जो लेबर एम्प्लॉय एंड स्किल डेवलपमेंट के तहत जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है 55.2% से बढ़कर 57.9%, जिसमें कि पुरुष की भागीदारी 78.5% और महिलाओं की 37% हो गई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण को प्रारंभ किया था। डेट याद रखना 2017। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी मुख्य संकेतों जैसे कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी, बेरोजगारी दर का वार्षिक आधार पर अनुमान लगाना, इसमें मूल्यांकन की गतिविधि की स्थिति पर किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इतने ही टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कि जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है किन किन आधारों पर पैरामीटर तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फॉर सर्वे प्रारंभ किया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना 2017 में। ठीक है, किसके द्वारा? NSSO के द्वारा। ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है, आवधिक जो श्रम बल सर्वेक्षण है का मुख्य उद्देश्य रोजगार बेरोजगारी संबंधी मुख्य संकेतकों जैसे कि श्रमिक जनसंख्या का अनुपात, श्रम बल में भागीदारी दर और बेरोजगारी दर की वार्षिक आधार पर अनुमान लगाना, इसमें मूल्यांकन की गतिविधि की स्थिति पता चलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बस ऐसे एक मोटा मोटा व्यू रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मेन किस रचना के आधार पर यह काम करता है और एक्चुअल में क्या काम करता है, थोड़ा थोड़ा इसको बस मोटा मोटा याद रखना। ठीक है, अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार 2023। सो श्रम बल में महिलाओं के लिए जो इनके आविष्कार भी कह लो या अंकन कर लो या जो भी इनोवेशंस इन्होंने किया है, इसके लिए इनको दिया गया है। सो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थव्यवस्था का स्वेरिजेस रिक्सबैक पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन को देने की घोषणा किया गया है। नाम याद रखना, क्लाउडिया गोल्डिन। ओके, क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, अल्फ्रेड
नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का स्वेरिजेस रिक्सबैक पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन को देने की घोषणा की गई है। गोल्डिन को यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिला की भागीदारी के आउटकम्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए दिया गया है। ये प्लीज़ याद रखना कि जो श्रम बाजार है, श्रम बाजार में महिला की भागीदारी के आउटकम्स के बारे में, यानी महिला का जो योगदान है, ठीक है, उसका जो परिणाम है, उसके बारे में समझ को बढ़ाने के लिए इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, नोबेल पुरस्कार बारे बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसका प्रशासन स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित नोबेल फाउंडेशन करता है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत जो कि 1895 द्वारा स्थापित किए गए थे। यह पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए थे। यह पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के सार्वजनिक कल्याण में योगदान दिया हो। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 श्रेणियों भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए दिए जाते हैं। गौरतलब है कि 6ठी श्रेणी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन ने 1968 में स्थापित किया था। इसे पहली बार 1969 में दिया गया था। कौन सी संस्थाएं पुरस्कार देती हैं? भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम जो कि स्वीडन प्रदान करती है। चिकित्सा या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्टॉकहोम स्वीडन प्रदान करती है। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो कि नॉर्वेजियन संसद द्वारा गठित की जाती है। पुरस्कार के तौर पर विजेताओं को क्या मिलता है? एक नोबेल डिप्लोमा, प्रत्येक डिप्लोमा का एक अनूठी कलाकृति होती है, एक नोबेल पदक और पुरस्कार राशि 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार के तौर पर 11 मिलियन स्वीडन क्रोनर की धनराशि प्रदान होती है। नोबेल जो संविधि है, जो नोबेल के अनुसार विजेताओं के चयन में शामिल जजों को 50 वर्ष तक अपने निर्णय पर सार्वजनिक विचार विमर्श की मनाही है। तो याद रखना ये स्टेटमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो नोबेल संविधि है के अनुसार विजेताओं के चयन में शामिल जजों को 50 वर्ष तक अपने निर्णय पर सार्वजनिक विचार विमर्श की मनाही होती है। ओके, महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक। गोल्डिन के यू आकार के कर्व ने प्रदर्शित किया है कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक समृद्धि के बीच ऐतिहासिक रूप से कोई सुसंगत संबंध नहीं है। श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित रूप से प्रभावित है। नंबर 1, सामाजिक मानदंड, कानून या रीति रिवाज जिन्हें विवाह के बाद प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है। यह अक्सर विवाहित महिलाओं को श्रम की बढ़ती मांग के बावजूद रोजगार में बने रहने से रोकते हैं। पेरेंटहुड प्रभाव, बच्चों की देखभाल केयर इकोनॉमी में पुरुषों की तुलना में महिला अधिक जिम्मेदारी उठाती है। इसके करियर के प्रगति करना और आय में वृद्धि करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है तकनीकी नवाचार, गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन करने से महिला देर से विवाह करने लगती हैं और विवाहित महिलाएं भी बच्चों के जन्म में जल्दीबाजी करने से बच रही हैं। इससे चलते उनकी शिक्षा और करियर की संभावनाओं में वृद्धि हो रही है। तो याद रखना कि जो महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक हैं क्या क्या हैं? सामाजिक मानदंड जिसमें कि रीति रिवाज रिचुअल जो कुछ ऐसे हैं जो कि पाबंदियाँ लगा देती हैं। पेरेंटहुड प्रभाव, ठीक है। तकनीकी नवाचार, तो ये थोड़ा सा माइंड रखना। भारत में लैंगिक अंतराल असमानता को कम करने के लिए उठाए गए जो कदम है क्या क्या है? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2022, इसके तहत
सवैतनिक मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। साथ ही 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेंच सुविधा जैसे प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदक्षता संहिता 2020 भूमि के ऊपर, खदानों में तथा जमीन के नीचे जहां निरंतर उपस्थिति अनिवार्य नहीं है वहां तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है। वेतन संहिता 2019 इसके अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान में लैंगिक आधार पर महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के बीच भेदभाव का प्रतिबंधित लगाया गया है। ओके, तो थोड़ा सा आप इसको प्लीज़ याद रखना। यू आकार का संबंध क्या है? सो विकास प्रक्रिया में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी पहले घटती है फिर बढ़ती है। श्रम निम्न आय वाले देशों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी अधिक है, कृषि में अधिक हिस्सेदारी होती है। मध्यम आय वाले देशों में भागीदारी कम होती है और उच्च आय वाले देशों में यह भागीदारी फिर से अधिक हो जाती है। यानी कहने का मतलब जो काफ़ी पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, देश हैं, वहाँ पर महिलाओं का संलिप्तता ज़्यादा है काम में, कृषि कार्य हेतु या किसी भी कार्य को लो, महिला भी बराबर भागीदारी होती हैं कार्य करने में श्रमिक के रूप में। ठीक है, जो मध्यम आय वाले हैं वहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, और जो उच्च आय वाले देश हैं वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी अगेन बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं जो हैं एजुकेटेड होती हैं, वो समय समय पर अपने अधिकारों के बारे में जानना शुरू कर देती हैं, अवेयर हो जाती हैं, ऑफिस ज्वाइन करती हैं, साथ ही साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर कहा गया है कि जो यू आकार का संबंध है इसको प्लीज़ आप याद रखना। ठीक है, यहाँ भागीदारी बढ़ा है क्योंकि ये पिछड़ा हुआ जगह यहाँ पर है, महिलाएं भी प्रॉपर काम करती हैं। जो मध्यम है यहाँ पर भागीदारी कम हुआ है, और जैसे जैसे विकसित होने लगता है जगह या ज़्यादा आय वाले, वहाँ पर भागीदारी फिर से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट है और लास्ट है गिग अर्थव्यवस्था। ठीक है, सो हाल ही के दिनों में गिग श्रमिकों से जुड़ी हुई कई मुद्दे सामने आए हैं, जिनमें कि ब्लिंकिट कंपनी के श्रमिकों की हड़ताल, जोमेटो और स्विगी डिलीवरी राइडर्स द्वारा किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन शामिल है। गिग अर्थव्यवस्था और गिग श्रमिकों के बारे में बात करें तो गिग जो अर्थव्यवस्था है एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें रोजगार सामान्यतः अस्थायी होता है, जिसमें के अंतर्गत संगठन अल्पकालिक नियुक्ति के लिए मुक्त श्रमिकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। गिग श्रमिक ऐसे श्रमिक होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी व्यवस्था से अलग अन्य रोजगार गतिविधियों में संलग्न होते हैं। उन्हें व्यापक तौर पर निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सो प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक हैं ऐसे श्रमिक जिनके कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऐप या फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म आदि पर आधारित होते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म में शामिल जोमेटो, स्विगी, ओला आदि हैं। नॉन प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक ये सामान्यतः पारंपरिक क्षेत्र में नियोजित सामयिक वेतनधारी तथा ऑन अकाउंट वर्कर्स होते हैं। ये पार्ट टाइम या फुल टाइम कार्य करते हैं। गिग इकोनॉमी के बढ़ने के कारण इंटरनेट तक व्यापक पहुंच, स्टार्टअप इकोनॉमिक्स की तेज़ी से वृद्धि, कई सारे प्लेटफॉर्म आपस में जुड़ते जा रहे हैं, कार्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बढ़ती मांग। भारत में गिग अर्थव्यवस्था से संबंध विनियामकी ढांचा की बात करें तो मजदूरी संहिता 2019 यह गिग श्रमिकों की सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों के नियोजित सभी श्रमिकों को यूनिवर्सल न्यूनतम वेतन तथा फ्लोर वेज हेतु प्रावधान करती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने उनके अधिकारों की रक्षा करती है। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आप इसको आप समझ गए। सो जो गिग इकोनॉमी का महत्व है क्या है कर्मचारियों के लिए? सो काम करने में लचीलापन मिलता है, रिमोट वर्किंग की सुविधा, वर्क लाइफ के बीच संतुलन होता है। नियोक्ताओं के लिए श्रम की लागत में कमी, नियमों के पालन में आने वाली लागत में कमी, अलग अलग स्किल वाले श्रमिकों की उपलब्धता, देश के लिए रोजगार सृजन, अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रकों और समाज के विभिन्न वर्गों
की आवश्यकताओं का समाधान, स्टार्टअप्स के कामकाज और व्यवसाय में बने रहने में सहायक, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। उपभोक्ताओं के लिए बात करें तो पर्सनल लाइफ सेवा प्रदान करता है, समय और पैसे की बचत होती है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको याद रखना। गिग इकोनॉमी और गिग श्रमिकों के बेहतरी के लिए हाल ही में कुछ अन्य सकारात्मक विकास की अगर बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसको देख लेना। राजस्थान सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है। इस प्रकार राजस्थान सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी विधेयक लाने की अग्रणी भूमिका निभाई है। सो एवरीवन, पार्ट फर्स्ट यहाँ पर एंड होता है। यहाँ पे हमने टोटल 3 सेगमेंट को देखा है PT 365 के। चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।